हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद फोर्सेस कश्मीर में जंगलों और पहाड़ों में आतंकियों को ढूंढ रही हैं। बताया जा रहा है फोर्सेस हर पल आतंकियों के नज़दीक पहुंच रही हैं और किसी भी वक्त वो न्यूज़ आ सकती है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। वहीं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बॉर्डर पर कर्रेगुट्टा के जंगलों में भी ऐसा ही एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जहाँ करीब 11 दिन से 10,000 ट्रूप्स दिन रात किसी को ढूंढ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे किसे और क्यों। दोस्तों, इन ट्रूप्स को तलाश है एक खूंखार नक्सल कमांडर की। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा नक्सलाइट जिसने हमारे जवानों से लेकर बेकसूर लोगों का खून पानी की तरह बहाया है और जिसके सर पर अलग अलग एजेंसीज ने करीब 1 करोड़ का इनाम रखा है। दोस्तों, इस नक्सल कमांडर के सामने बड़े बड़े कश्मीरी मिलिटेंट भी कहीं नहीं ठहरते हैं और इसकी तलाश में सिक्योरिटी फोर्सेज कई सालों से जंगलों की खाक छान रही हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की मोस्ट वांटेड खूंखार नक्सलाइट माडवी हिडम्मा की। हिडम्मा नक्सलियों की पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की सबसे खूंखार बटालियन नंबर 1 को लीड करता है और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का बड़ा नक्सल लीडर है। उसकी सिक्योरिटी में उसके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा करीब 250 ट्रेंड हथियारबंद नक्सली शामिल होते हैं जो 24 घंटे हिडम्मा को प्रोटेक्ट करते हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि हिडम्मा की सुरक्षा के करीब 4 लेयर हैं और उसका सुरक्षा चक्र कई किलोमीटर में फैला है। जो लोग उसकी सिक्योरिटी में रहते हैं उनके पास सभी तरह के मॉडर्न ऑटोमेटिक वेपन्स होते हैं, लेकिन ये दिखता कैसा है किसी को नहीं पता। फोर्सेस के पास हिडम्मा की केवल एक फ़ोटो है जो करीब 30 साल पुरानी है और उसके कुछ खास लोगों के अलावा उसे कोई नहीं पहचानता है। यानी कहा जा सकता है कि एजेंसीज़ के लिए वो एक घोस्ट है। इसलिए उसके होने और न होने को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। साथ ही कई बार उसके मरने की अफवाहें भी उड़ी हैं। सरेंडर कर चुके और पकड़े गए कई नक्सलाइट से पूछताछ के बेस पर उसके कुछ स्केचेस तैयार किए गए हैं। साथ ही उसकी हाइट, उसकी पर्सनालिटी और लाइफस्टाइल की जानकारी भी इन्हीं लोगों से मिलती रही है। बताया जाता है कि हिडम्मा का कद छोटा है, आवाज़ दमदार है और अक्सर अपने हाथ में क्लाशनिकोव राइफल और हथियारों से लैस युवाओं की एक खूंखार स्क्वाड लेकर चलता है, जिसमें ज़्यादातर उसके खास बचपन के साथी हैं। दोस्तों, हिडम्मा के बारे में हम आगे बात करें उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर नक्सलवाद है क्या। कई दशकों से देश के लिए नासूर बनकर खटक रहा नक्सलवाद आज अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। सरकार का कहना है 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को देश से ख़त्म कर दिया जाएगा। कभी सरकारी अफसरों और नेताओं के भ्रष्टाचार, अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई, शोषण और जुल्म के चलते 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ ये आंदोलन सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन है और चीन के कम्युनिस्ट लीडर माओ से तुंग की विचारधारा से प्रेरित है, इसलिए नक्सलियों को माओवादी भी कहा जाता है। लेकिन आज ये आंदोलन भटक कर खुद एक जुल्म की मिसाल और पिछड़ेपन का कारण बन गया है। दोस्तों, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। यहाँ नक्सलियों के साथ एनकाउंटर में हमारे जवान तो शहीद होते ही हैं, साथ ही आए दिन आदिवासियों को नक्सलियों के कानून कायदे न मानने और फोर्सेज के लिए मुखबिरी के शक में मार दिया जाता है। दोस्तों, रेड कॉरिडोर आज के हिंदुस्तान के मुकाबले काफ़ी पीछे है, जहां गरीबी इतनी है कि लोग अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं कर पाते हैं और इसका कारण है रेड कॉरिडोर में नक्सलियों का किसी भी सरकारी विकास कार्य को ना होने देना। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण में एक ज़िला है बस्तर, जिसे नक्सलाइट्स का गढ़ कहा जाता है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सड़कें डामर से नहीं खून से बनती हैं। यहाँ सड़क निर्माण में लगी मशीनों को नक्सली आग के हवाले कर ठेकेदारों को गोली मार देते हैं और सड़कों को उखाड़ दिया जाता है। दोस्तों, साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल की डेटा शीट के आंकड़े बताते हैं कि नक्सली हमलों में 6 मार्च 2000 से 10 अगस्त 2024 तक 2688 जवान शहीद हो चुके हैं और 4047 सिविलियंस मारे गए हैं। इसके अलावा फोर्सेज ने 4496 नक्सलाइट्स को मार गिराया है। वहीं बिगड़ते हालातों को देखते हुए साल 2010 में मनमोहन सिंह सरकार के समय नक्सलियों के खिलाफ इंडियन आर्मी को उतारने पर भी विचार किया गया था, लेकिन सरकार ने आर्मी को यहाँ फंसाना ठीक नहीं समझा और अपने कदम पीछे खींच लिए, जो कि मेरा मानना है एक बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि सेना को पहले कश्मीर में इंसर्जेंट्स के खिलाफ उतारा गया था, जहाँ से आज तक नहीं निकल पाई है। ऐसे में एक और जगह सेना को उलझाना ठीक नहीं था। इन सबसे आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हालात कितने बदतर हैं। दोस्तों, हम फिर से हिडम्मा पर आते हैं। दक्षिण सुकमा के पूवर्ती गांव में जन्मा हिडम्मा बस्तर क्षेत्र के मोरिया ट्राइबल कम्युनिटी से आता है, जो कि बेहद खूंखार और बेरहम मानी जाती है। हिडम्मा की शुरुआत 16 साल की उम्र में नक्सली विंग बालल संगम से हुई। इस विंग में सिर्फ बच्चों को भर्ती किया जाता है और दुबली पतली कदकाठी वाला हिडम्मा
जब इसमें भर्ती हुआ वो अपनी उम्र के किसी भी नक्सलाइट से बहुत एडवांस था और उसकी इसी काबिलियत की वजह से उसे बालल संगम का अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं हिडम्बा को हिडम्बा नाम नक्सलियों ने ही दिया था। दरअसल नक्सली अपनी खास स्ट्रेटजी के चलते भर्ती होने वाले हर नक्सली का पुराना नाम हटाकर उसे एक नया नाम देते हैं। हिडम्बा खूंखार नक्सली कमांडर राउला श्रीनिवासन उर्फ रामन्ना का करीबी था। रामन्ना ने साल 1989 से 2015 तक बस्तर क्षेत्र में करीब 150 सुरक्षा कर्मियों की जान ली थी और साल 2019 में हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद ही हिडम्बा को संगठन की जिम्मेदारी दी गई। हिडम्बा ने 2 शादियां की हैं और उसकी दोनों बीवियां नक्सल गतिविधियों में शामिल हैं। दोस्तों, हिडम्बा फोर्सेस को किस तरह चकमा देता है इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दंतेवाड़ा का एक लोकल मार्केट है किस तरह, वहाँ पुलिस को कई बार उसके आने की कन्फर्म इंटेल मिली और उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल भी बिछाया। बताया जाता है कि शातिर हिडम्बा वहाँ आया भी और पुलिस के सामने से गुजरा भी, लेकिन हिडम्बा कौन है कोई नहीं पहचान पाया। इसका एक कारण ये भी बताया जाता है कि माओवादियों में चाहे आप कमांडर हो या सिपाही, सबका रहन सहन एक जैसा होता है, इसलिए उसे आइडेंटिफाई करना आसान नहीं होता। वहीं हिडम्बा की उम्र को लेकर भी सस्पेंस है। कुछ लोग उसकी उम्र 40 से 45 बताते हैं। वहीं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कहना है कि उसकी उम्र 51 साल के आसपास है। हालांकि किसी भी नक्सली की सटीक उम्र का पता लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये सब गरीब आदिवासी परिवारों से होते हैं और इनका कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है। बताया जाता है कि हिडम्बा सिर्फ 10वीं तक पढ़ा है, लेकिन फिर भी अच्छी इंग्लिश बोल लेता है और हमेशा अपने साथ एक नोटबुक रखता है। मॉडर्न वेपन से लेकर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मास्टर हिडम्बा को गोरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग फिलीपींस से मिली है। दोस्तों, हिडम्बा एक ऐसा नक्सल कमांडर है जिसने पूरे क्षेत्र में लोकल लोगों का मजबूत नेटवर्क फैला रखा है, जिसके चलते फोर्सेज के हर मूवमेंट की जानकारी उसके पास होती है। रणनीति के माहिर खिलाड़ी हिडम्बा ने कई बार चालाकी और शातिर दिमाग के चलते फोर्सेज के पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पहुंचाकर कई वारदातों को अंजाम दिया है। हिडम्बा ज़्यादातर सुकमा जिले के साउथ जोन में रहता है और उसके पास करीब 150 फुली ट्रेंड कमांडर हैं जो उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। दोस्तों, हिडम्बा साल 2004 से सुरक्षा बलों पर लगातार हमले कर रहा है और अब तक करीब 27 से ज़्यादा हमलों में शामिल रहा है। साल 2013 में झीरम घाटी में हुआ हमला, जिसमें कांग्रेस के टॉप लीडर विद्याचरण शुक्ल सहित 33 लोगों की हत्या की गई थी। अप्रैल 2017 में बुरकपाल का हमला, जिसमें सीआरपीएफ के 24 जवान मारे गए थे, और साल 2010 में हुआ सबसे खतरनाक दंतेवाड़ा का हमला, जो कि पुलवामा से भी बड़ा हमला था, जिसमें हमारे 76 जवानों की मौत हुई थी। इन सब हमलों के पीछे हिडम्बा की ही साजिश थी। दंतेवाड़ा हमले को तो खुद हिडम्बा ने ही लीड किया था। दोस्तों, ये सभी नक्सली वहाँ के लोकल हैं और जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, जिसके चलते फोर्सेस पर एम्बुश लगाकर अटैक करते हैं और आसानी से जंगल में कहीं गुम हो जाते हैं। साल 2017 में नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन प्रहार के दौरान हिडम्बा को गोली भी लगी थी, लेकिन वो बच गया था। शातिर हिडम्बा सिक्योरिटी फोर्सेस पर किए जाने वाले हमलों की वीडियोग्राफी करवाता है, ताकि बाद में वीडियो देखकर हमलों के दौरान होने वाली गलतियों को ढूंढकर सुधारा जा सके। दोस्तों, जहां जम्मू कश्मीर में फोर्सेस पर अगर कोई हमला होता है तो उसमें 3 से 4 आतंकी शामिल होते हैं। वहीं नक्सली हमलों में 250 से 300 नक्सली मिलकर हमलों को अंजाम देते हैं, और जब किसी एक स्टेट में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू होती है तो ये दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। ऐसे में नक्सलियों को पूरी तरह से खत्म करने का अभियान सभी नक्सल प्रभावित राज्यों में एक साथ चलाया जा रहा है। हालांकि सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद से देश को मुक्ति दिलाने का टारगेट रखा है और इसमें सफलता भी मिलती दिखाई दे रही है। अकेले छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ महीनों में नक्सलियों के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशंस हुए हैं। इन ऑपरेशंस में 200 से ज़्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं, जिनमें कई टॉप कमांडर भी शामिल हैं और 450 से ज़्यादा सरेंडर कर मुख्य धारा में लौट चुके हैं। वहीं हिडम्बा के गाँव, जहाँ आज़ादी के बाद कभी तिरंगा नहीं फहराया गया था, वहाँ फोर्सेज ने तिरंगा फहराने के साथ ही अपना कैंप भी लगाया है। वहीं बस्तर जैसे इलाके में फोर्सेज की प्रेजेंस में सड़कों का निर्माण हुआ है और फिलहाल कहा जा सकता है कि नक्सलवाद के साथ लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर आ गई है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाली जनरेशन को नक्सलवाद के कैंसर के साथ नहीं जीना पड़ेगा। वहीं हिडम्बा के साथ बहुत जल्दी 3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो एनकाउंटर में मारा जाएगा, या देश छोड़कर भाग निकलेगा, या फिर सरेंडर कर देगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, उसके भागने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि इतने बड़े नक्सली को किसी और देश में घुसना और उसे घुसने देना बहुत मुश्किल है। वहीं सरेंडर की बात करें तो उसके गुनाहों की लिस्ट इतनी बड़ी है कि फोर्सेज उसका सरेंडर लेना पसंद नहीं करेंगी, लेकिन किसी पॉलिटिकल प्रेशर के चलते उसका सरेंडर ले लिया जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए रेबल फेस को। जय हिंद, जय भारत।